नमस्कार, खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। एनडीए सरकार ने काले धन की वापसी का अपना वादा पूरा करते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाने में कामयाब जरूर रही है, यानी कि वादा पूरा करती हुई नजर आ रही है। ब्लैक मनी बिल लोकसभा से पास हो गया है और इस बिल का असली नाम अगर देखें तो द अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड असेट्स इम्पोजिशन ऑफ टैक्स बिल है। इस कानून के तहत विदेशों में रखे काले धन की समस्या से निपटने के लिए सख्त प्रावधान है। विधेयक में अघोषित विदेशी संपत्ति और आमदनी पर 120% की दर से टैक्स और जुर्माना लगाने का प्रावधान है। साथ ही 10 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। लेकिन ये कानून कितना कामयाब साबित होगा, इसको लेकर कई तरह के सवाल हैं। क्या देश में एक कड़े कानून की जरूरत थी, इसलिए अभी तक काले धन का मामला अटका हुआ था, या फिर मौजूदा कानून को ठीक से लागू किए जाने की जरूरत थी, या फिर सख्त कानून बनाकर अगर देखें तो कुछ अधिकारियों के हाथों में, चुनिंदा अधिकारियों के हाथों में, क्या हम जरूरत से ज्यादा शक्ति तो नहीं दे रहे हैं, यानी कि इसको ड्रैकोनियन तो नहीं बना रहे हैं कहीं। यानी कि जिस तरह से सरकार दिखाने की कोशिश में है कि वो काले धन पर काम करना चाहती है और एक राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाने की जो कोशिश है, किस हद तक ये कामयाब होगी, कितनी इफेक्टिव साबित होगी, ये देखने की कोशिश करेंगे आज इस कार्यक्रम में खास मेहमानों के जरिए। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी और बीजेपी से दोनों के ही रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ सलमान सोह साहब हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, और संबित पात्रा है, नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है दोनों का। प्रोफेसर अरुण कुमार हैं जेएनयू से, और साथ ही मेरे साथ हैं चक्षु रॉय जो कि हेड ऑफ आउटरीच हैं पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च। प्रोफेसर अरुण कुमार, क्योंकि आपका काले धन पे, ब्लैक मनी पर काफी एक्सटेंसिव काम रहा है, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि इस कानून के अगर प्रावधान देखें, हालांकि अभी इस बिल को राज्यसभा में जाना है, मनी बिल के हालांकि टेक्निकलिटी है कि नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी जाएगा, कि कौन से ऐसे प्रावधान आपके देख रहे हैं जो मददगार साबित हो सकते हैं, जो अब तक हमारे पास जो कानून थे उसमें नहीं थे? देखिए, इसमें प्रावधान जैसे आपने बताया कई हैं, तो वो एक डर पैदा करने की कोशिश है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि जो पैसा बाहर रखते हैं या जो ले जाते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अगर उनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो फिर हम उन पे पेनल्टी कैसे लगाएंगे, उन पे जो जेल कैसे उनको करेंगे अगर वो नहीं डिक्लेयर करते हैं। तो जैसे देश से पैसा बाहर जाता है, वो हवाला के जरिए जाता है, अंडर इन्वॉइसिंग, ओवर इन्वॉइसिंग और जो ट्रांसफर प्राइसिंग है, इनके जरिए जाता है। तो इसमें यह प्रावधान नहीं है कि हम उसको कैसे रोकेंगे। दूसरी बात, जब पैसा देश से बाहर जाता है तो वो एक प्रोसेस होता है लेयरिंग, यानी कि दुनिया में करीब 90 टैक्स हेवन गिने जाते हैं, और आप एक टैक्स हेवन में ले जाते हैं, वहां पे शेल कंपनी खोलते हैं, फिर उसको बंद करके दूसरे में जाते हैं, और छठे में आप फिर स्विट्जरलैंड ले जाएंगे, या केमन आइलैंड ले जाएंगे, जर्सी आइलैंड। तो अगर आप स्विट्जरलैंड से पूछेंगे कि अरुण कुमार का पैसा वहां पे कितना है, तो कहेंगे अरुण कुमार का पैसा नहीं है, कोई कंपनी टियर है उसका पैसा है, वो तो ब्रिटिश कंपनी है, तो वो तो ब्रिटिश पैसा है। इसीलिए स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा पैसा किसका है? ब्रिटिश लोगों का है, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स हेवन ब्रिटिश लोगों के हैं। तो अगर किसी इंडियन ने एनआरआई के जरिए से पैसा वहां डाला, या अगर वहां पे जो एक शेल कंपनी के जरिए से डाला, तो उसको आप इंडिया में नहीं पकड़ सकते, उसकी आप इंफॉर्मेशन भी नहीं ले सकते, क्योंकि स्विट्जरलैंड तो कहेगा ये पैसा तो इंडियन नहीं है, कंपनी तो जो ब्रिटिश है। तो आप ये कैसे पता करेंगे? और इसके पीछे देखिए, जैसे फाटका अभी जो है, जो अमेरिका ने साइन, क्या कर सकती थी सरकार जो प्रावधान नहीं तो है? वही मैं कैसे आइडेंटिफाई करेगी? जैसे कि फाटका जो अभी अमेरिका ने हमें फोर्स किया है कि हम साइन करें, और नहीं तो हमारे ऊपर 30% टैक्स होल्डिंग है, उसमें प्रोविजन है कि जो वहां के बैंक हैं उनको कंपल्सरली जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि वहां पे कौन इंडियन है जिसका पैसा वहां पे है, उसका प्रावधान कैसे होगा। तो जो अमेरिकन जो फाटका में है, उसमें बहुत सारे प्रावधान दिए हैं कि ये ओनर्स है, जो बैंक है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इंडिया में है, बाकी और जगह है, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ऐसा कोई प्रावधान इसमें नहीं दिख रहा है। संबित, आप सुन रहे हैं अरुण कुमार की बातें। वो ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि पहचानना, काले धन को जो आइडेंटिफाई करना है, जो सबसे मुश्किल काम है, सबसे बड़ी बात है, लेकिन जो कानून आप बनाने जा रहे हैं उसमें इसका प्रावधान शामिल नहीं है। नहीं, देखिए, कानून में बहुत सारे प्रावधान हैं, जैसा कि सभी ने कहा कि एक डर बैठाने की भी, कि लोग कभी भी इसको आगे नहीं बढ़ के चले, और जो लोग धन को वापस हिंदुस्तान से बाहर लेके विदेशों में जिन्होंने बैंकों में रखा है, उनको एक कॉम्प्लायंस विंडो के अंतर्गत समय भी दिया जाए कि वो पेनाल्टी के साथ वापस लाएं, वरना भविष्य में जब पकड़े जाएंगे तो बहुत बड़ा जुर्माना भी चुकाना पड़ेगा और जेल में भी रहना पड़ेगा। जैसा कि फाटका के विषय में बताया, आप देखिए, इस बिल में लिखा है कि द बिल एम्पावर्स द सेंटर इनटू एग्रीमेंट्स विद अदर countries for the exchange of information, recovery of tax and avoidance of double taxation treaty।
तो कहीं ना कहीं जिस डायरेक्शन में सरकार चल रही है कि बार बार जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ये स्विट्जरलैंड के साथ हो या बाकी देशों के साथ हो, उस धारा में भी चल रही है कि जो इंफॉर्मेशन वहां से आना चाहिए वो ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो। ये सब जब पूरे हो जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से जो आज पहला कदम उठा है वो एक बहुत बड़े कदम के रूप में नजर आएगा, और जो हमारा एक अरसे से भारतीय जनता पार्टी का एक नजरिया रहा है कि कालाधन हिंदुस्तान में वापस आए, वो पूरा हो पाएगा। संतुष्ट हैं? मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट वो काले धन के बारे में नहीं है, वो आपकी जो डिक्लेयर्ड इनकम है उसमें 2 कंट्रीज में टैक्स न लगे उसके लिए है। तो काला धन उसके प्रावधान में नहीं आता है। उसी तरह टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ट्रीटी है, वो भी आपकी डिक्लेयर्ड इनकम के बारे में है, न कि काले धन के बारे में, अनडिक्लेयर्ड जी हाँ। इनकम के बारे में। तो इसलिए क्योंकि जब वो डिक्लेयर कर ही नहीं रहे हैं तो आप वो कहां से लाएंगे, और आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा अकाउंट विदेश में है जो भारतीयों का है, जो मतलब जिस पे टैक्सेबल, क्योंकि बहुत सारे भारतीयों ने तो अपने कोई मित्र है, कोई रिलेटिव, उसको नॉन रेजिडेंट बना दिया है। अरुण कुमार, ये भी बहुत मुश्किल की बात है। अभी कुछ दिनों पहले ही हालांकि कुछ नाम हमारे सामने पहली बार जाहिर हुए, चोरी होकर आए, जी हाँ, और इतना बड़ा एक्सपोजर था, वो ऐसा नहीं कि कानूनी तरीके से हमें मिल गए थे। और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो 1990 में पहले साइन हुई थी, उसके तहत तो आज तक कोई नाम आया नहीं 25 साल से। तो सडनली अब कैसे आ जाएगा, जब तक कि हम कोई एक्स्ट्रा प्रावधान। आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें एक तरह का जो असर है, यानी कि अमेरिका ने जिस तरह से देखा था, उन्होंने कर लिया था, लेकिन भारत के लिए करना अभी भी मुश्किल है। सलमान सोह साहब, ये बताइए कि जिस तरह से एनडीए सरकार ने वादा किया चुनाव से पहले, बीजेपी ने अब चुनाव के बाद लगातार उस पर कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले एसआईटी बनाई काले धन पर, उसके बाद अब किस तरह से लोकसभा में पास हुआ है हम जानते हैं। उतना ऑपोजिशन भी नहीं मिला, क्योंकि जाहिर है ऑपोजिशन भी ये नहीं चाहता था कि बहुत ज्यादा उसकी इमेज पे सवाल उठे कि वो काला धन का वापस लाने का विरोध कर रहा है। आपको नहीं लगता कि वाकई अपना कमिटमेंट जो है वो निभा रही है बीजेपी? ये असली कमिटमेंट तो इनका था कि हर किसी के अकाउंट में 15 लाख डालेंगे, और वो कमिटमेंट तो अभी बहुत दूर मुझे नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, पहली बात, जो हमारे घर पे बैठे लोग हैं उनको ये भी उनको पता होना चाहिए कि जो हमारे पहले इनकम टैक्स एक्ट्स है उनमें भी बाय द वे अगर अनडिस्क्लोज्ड इनकम हो उसके भी पनिशमेंट है। इसमें अब कुछ चीजें हैं जैसे 10 ईयर के इम्प्रिजनमेंट वगैरह, वो ज्यादा टफ है। कोई बात नहीं, हमने भी सपोर्ट किया, और अच्छी बात है कि अगर गवर्नमेंट कोई डर बैठा दे। लेकिन अल्टीमेटली जो अरुण जी कह रहे थे, मुझे लगता है कि हमें सबको बहुत गंभीरता से इस पे सोचना चाहिए कि क्या इस कानून से, जैसे आज सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, वो बड़े लीडर हैं बीजेपी के, जेठमलानी जी हैं, बड़े लीडर हैं बीजेपी के, उन्होंने भी थोड़ा क्रिटिसाइज किया इस बिल को कि भाई इससे काला धन वापस नहीं आने वाला। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जिसकी तरफ मुझे लगता है गवर्नमेंट और ऑपोजिशन दोनों को मिलकर कुछ सोचना पड़ेगा कि सचमुच काला धन वापस आ जाए। नहीं तो जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स है या ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये तो यूपीए के टाइम से बहुत देर से ये सब चीजें चल रही है, बहुत पुरानी चीजें हैं, ये चल रही हैं। आप उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो इसमें अब कुछ लोग हैं, देखिए कुछ ऐसी ना बात हो जाए जो शरीफ लोग हैं, जैसे हमारे एनआरआई लोग हैं, वो हिंदुस्तानी हैं, वो उनकी इनकम बाहर है, उनके पीछे तो देखिए क्या होता है कि कभी कानून ऐसा बन जाता है कि जो शरीफ लोग हैं वो तो बेचारे पिस जाते हैं, जो असली चोर हैं। वित्त मंत्री इसको एश्योरेंस दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि वैसा नहीं होगा। नहीं, वो तो देखिए फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी एश्योरेंस दी थी फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि नहीं, एक सेकंड संबित में, एक सेकंड। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि भाई हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को रेट्रोएक्टिव टैक्सेशन के बारे में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन बहुत परेशानी है। उसी तरह से मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसकी कंप्लायंस में शरीफ लोग बहुत परेशान हो जाए और जो असली चोर हैं वो निकल जाए। संबित पात्रा, नहीं देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में 1, 2, 3 पॉइंट्स गिना के कह दिए कि क्यों आप उन बेचारे स्टूडेंट्स के कंधे पर रख के गोली चलाने की कोशिश ना करिए जो बाहर पढ़ने गए हैं। 5 लाख तक अगर किसी के अकाउंट में फॉरेन में है तो इस प्रकार का प्रावधान उन पे लगेगा भी नहीं होता। दूसरी बात है, इसमें आपको जवाब देने का मौका दिया जाएगा, आप आके अपने पोजीशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीसरा, आप जुडिशरी को भी जाके आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो कहीं भी कानून के दरवाजे बंद नहीं किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट तक, जो छोटे अमाउंट है, छोटे रकम है और वेल मीनिंग इंटेंशंस हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार से इसका प्रावधान नहीं लगाया जाएगा। जी सलमान सोह साहब, जल्दी से अपनी बात कहिए, फिर मैं चक्षु रॉय जी के पास जाऊंगी। नहीं देखिए, ये सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं है, लाखों करोड़ों एनआरआईज हैं
जिनकी तनख्वाह और इनकम वगैरह 5 लाख तो कुछ नहीं है उनके लिए, तो वो तो इतने सारे लोग हैं। ये स्टूडेंट्स की बात नहीं है, उससे बहुत बड़ा इश्यू है ये थोड़ा गंभीरता से सोचना पड़ेगा इसके ऊपर। जी हाँ, चक्षुराज जी, ये बताइए कि दो महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहली बात तो ये है कि जो काला धन जमा है उसे वापस लाना है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण सवाल है कि काला धन जनरेट होने से, बनने से कैसे रोका जाए। इस कानून को देखते हुए, इस बिल को देखते हुए, क्या आपको लगता है कि इन प्रावधानों में ऐसा भी कुछ है जो जनरेशन को रोकेगा, या उसके लिए और कानून लाना पड़ेगा? क्योंकि बात यह भी हो रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो प्रिवेंशन का कानून है उसमें भी अमेंडमेंट किया जाए। जी, देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग के कानून में भी बदलाव लाया जा रहा है। मैं 2-3 चीजें थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। एक ये है कि ये जो कानून है ये 2 तरह की चीजें कर रहा है। जैसे संबित जी कह रहे थे कि एक ये कह रहा है कि भाई जिनके पास अभी काला धन है वो अपना काला धन एक समय सीमा के अंदर डिक्लेयर कर दे और उसके ऊपर जो भी पेनल्टी लगेगी वो पेनल्टी दे दे। तो एक वो हो गई कि एक अपने आप डिस्क्लोजर करने की बात है, एक वो है। दूसरा ये है कि अगर आप उस समय सीमा के अंदर अपने आप डिस्क्लोजर नहीं करते हैं और उसके बाद इनकम टैक्स अथॉरिटीज को आपके बारे में मालूम पड़ता है तो आपके ऊपर सख्त पेनल्टी और उसके बाद जो भी जेल टर्म और वो होगा वो लगेगा। तो ये 2 तरह से काले धन, एग्जिस्टिंग काले धन के ऊपर और आगे अगर कोई काला धन जनरेट करता है तो उसके ऊपर एक रुकाव करने की कोशिश की गई। नहीं, इसको जरा और समझाइए कि काला धन जनरेट करने को लेकर क्या प्रावधान? तो देखिए, काला धन जनरेट करने के लिए जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे थे काफी सारी चीजें हो सकती हैं। अब वो सारे प्राविधान इसी कानून के अंदर आने चाहिए या उन बाकी और कानून हैं जिनको सशक्त किया जा सकता है? जैसे ये भी कहा जाता है कि अगर, जैसे हम लोग कोशिश करते आ रहे हैं पिछले कुछ सालों में कि बड़ी ट्रांजैक्शंस के लिए पैन नंबर की जरूरत हो, बड़ी ट्रांजैक्शंस कैश में ना हो सके, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसके ऊपर सरकार कोशिश कर रही है कि अनअकाउंटेड वेल्थ, अनडिक्लेयर्ड वेल्थ, कैश में कोई चीजें ना हो पाए। तो ये एक प्रोसेस है जो कि होता रहेगा। मेरे ख्याल से हमें एक चीज ये भी सोचनी चाहिए कि क्या कानून चलेगा या नहीं चलेगा ये हम अभी नहीं कह सकते। ठीक है, एक कानून की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होती है ये काफी डिटरमिन करती है कि वो कितना सक्सेसफुल रहेगा। तो मेरे ख्याल से अभी अगर हम इस बात में बैठे कि भाई ये अच्छा कानून है, ये बात तो उस पर भी अप्लाई होती है कि जो मौजूदा कानून था उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ, तो कैसे हम तय करेंगे? क्या ये पॉलिटिकल विल पावर से तय होगा? क्योंकि बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मुद्दा है जो उनके कोर इश्यूज में से एक है। तो आपको फिलहाल सरकार के जो अभी तक कदम नजर आ रहे हैं उससे कोई कन्विक्शन नजर आता है? देखिए, किसी भी सरकार का कन्विक्शन खराब नहीं होता। कोई सरकार ये आके नहीं कहती कि भाई मैं ऐसा कानून बनाऊंगा जो कि ना चले। ठीक है, मेरे ख्याल से जब संसद जब भी कोई कानून बनाती है तो मंशा हमेशा ये रहती है कि कानून अच्छा बने। फिर काम क्यों नहीं हो पाता? कई बार क्या होता है, कानून बनाने में और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में गैप रह जाता है। अब हमें ये देखना है, तो यही तो गवर्नेंस आता है। हाँ, तो हमें ये देखना है कि अब वो गैप पूरा करने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं। तो सरकार ने एसआईटी बनाई है, ये कहा जा सकता है कि शायद ये एडिक्वेट कदम हो या ना कदम, उसको हम डिबेट कर सकते हैं। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईटी बनाने के लिए। बट हमें ये नहीं कहना चाहिए कि अगर संसद कोई कानून बना रही है तो उस कानून में हो सकता है इजाफा किया जा सके, उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। जी, और इसीलिए चक्षुराज यहाँ बहस भी इसीलिए हो रही है कि इस कानून में, जिस पर संसद में बहस हो चुकी है, राज्यसभा में अभी जाना है, लेकिन उसके बाद किस तरह से आम जनता इसके बारे में क्या सोचती है, और इसीलिए स्टूडियो में बहस भी है। प्रोफेसर अरुण कुमार, आप क्या समझते हैं इस बात को लेकर? जो जनरेटिंग की बात थी कि काला धन जो जमा है उसको लाने के लिए तो ईमानदाराना कोशिश सरकार की नजर आती है। अब ब्यूरोक्रेसी का भी हम जानते हैं कि अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज है, काम करने का उनका अपना एक तरीका है, और शायद यहीं पर गवर्नेंस आता है कि सरकार की इच्छा शक्ति कितनी है। लेकिन जो जनरेशन है ब्लैक मनी का, उसको लेकर क्या इस कानून में आप कुछ देख रहे हैं? नहीं, देखिए, ये तो सिर्फ जो अनडिस्क्लोज्ड वेल्थ है ना उसके बारे में है, ये जनरेशन के बारे में नहीं है। दूसरी बात यह कि जो देश में आज 50% जीडीपी का ब्लैक इनकम जनरेट होता है, तो यानी 65 लाख करोड़ रुपया, उसमें से महज 10% बाहर जाता है, जो बड़ी रकम है। 6.5 लाख करोड़ रुपया है। 90% घर में रहता है, 90% तो देश में ही रहता है ना। हम यहाँ पे नहीं पकड़ रहे हैं, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी बात यह कि लाखों लोग देश से बाहर पैसा निकालते हैं, जो करप्ट हैं, जो गलत पैसा कमाते हैं। लेकिन अभी तक नाम कितने आए हैं? 1200, और वो भी सरकार ने नहीं लिए। एलजीटी बैंक में जो 26 नाम आए, तो पहले तो पीएमओ ने तो रिप्लाई करने से मना कर दिया था 2007 में, है ना, जब लोगों ने आरटीआई फाइल किया कि जर्मन सरकार आपको नाम देना चाह रही है, आप ले नहीं रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर हुआ तो लिया। उसी तरह जब ये फावियानी साहब जो फ्रेंच हैं, जिन्होंने एचएसबीसी का डेटा जो चोरी करके जो दिया फ्रेंच गवर्नमेंट को, वो डेटा भी सरकार ने शुरू में नहीं लिया। जब सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ा सुप्रीम कोर्ट का, तब लिया, और वो भी सिर्फ 627 नाम आए। फावियानी साहब ने कहा कि सिर्फ महज 1% नाम अभी तक आए हैं, बाकी नाम अभी जो और आने हैं।
अच्छा, तो सरकार ने फिर कोशिश नहीं की, इस सरकार ने भी कोशिश नहीं की। अभी जो 600 नाम और आए हैं वो तो आईसीआईजे के जर्नलिस्टों ने निकाले हैं, सरकार ने क्यों नहीं निकाले? सरकार भी जो उनसे अप्रोच करके ले सकती थी नाम, लेकिन सरकार की कोशिश नहीं हुई। तो मेरा मानना है कि इसे हवाला है। अब एचएसबीसी के डेटा में ये साफ आया कि एचएसबीसी हवाला ऑपरेशन करता था। ये भी पता लगा कि बाकी और जो हमारे इंडियन प्राइवेट बैंक है, मल्टीनेशनल बैंक है, वो हवाला करते हैं। हवाला पे रोक कोई 1 साल से नहीं लगी है ना? क्यों नहीं लगी? तो ये लोग जो 1000+ लोगों के नाम सामने आए थे, कितने फीसद ये लोग होंगे वाकई? ये जो तो कि लाखों में से हजार लाखों में होंगे ना, से। कि 1% भी नहीं है। समित पात्रा जी, क्या सरकार ने, मैकेनिज्म है अच्छा, सरकार के पास? जूलियन असांज ने कहा कि हमारे पास लिस्ट है। आज तक सरकार ने पता नहीं जूलियन असांज को अप्रोच किया या नहीं किया कि जो आप नाम दे दीजिए हमें और हम उनको प्रोसिक्यूट करेंगे। तो यानी कि सरकार ने जो कदम लिए उठाए भी हैं, उससे नहीं लगता कि जो बहुत बड़ी मंशा है। जी, प्रोफेसर अरुण कुमार ये कह रहे हैं कि उनके आपकी मंशा पे जो है पूरा यकीन नहीं है, हालांकि चक्षु राय ये कह रहे हैं कि जो भी चीज संसद में होती है उस पर शक न किया जाए। दोनों पैनलिस्ट अलग अलग सोच के यहाँ बैठे हुए हैं। समित पात्रा, आपका क्या मानना है? क्या वाकई वो इच्छा शक्ति जो जिसकी उम्मीद है वो दिखा पा रही है सरकार? वो ये कह रहे हैं कि अलग अलग तीसरे सोर्सेज से जो है पता चल रहे हैं नाम, लेकिन ये इसमें सरकार का अचीवमेंट या सरकार का कोई की पहुंच नहीं दिख रही है। नहीं, देखिए आरफा जी, जहां तक ब्लैक मनी और काला धन का सवाल है, आप भी मानेंगे और तमाम पैनलिस्ट मानेंगे कि इस इश्यू को 2009 में भारतीय जनता पार्टी, जब हम सरकार में नहीं थे, हम ही ने उठाया था और हमने लगातार इसको एक विषय बनाया। उस समय की जो सरकार थी वो तो मान भी नहीं रही थी कि ब्लैक मनी करके कुछ है और इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है, और हमारे कुठाराघात के बाद ही इसको एक्सेप्ट किया गया। हमारी मंशा पे सवाल इसलिए नहीं उठता है क्योंकि यूपीए की सरकार के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का दबाव था, मगर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को रिव्यू पिटीशन के रूप में भी डाल रहे थे पी चिदम्बरम साहब, जो उस समय मंत्री थे। किस प्रकार से हमने बेबागी से अपना पहला काम जो सरकार में आते ही किया वो एसआईटी फॉर्मेशन का किया। पूरा काम अभी एसआईटी के अंतर्गत चल रहा है। आपने देखा किस प्रकार से सीबीडीटी और तमाम मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स गए स्विट्जरलैंड में, वहां करार पे करार हस्ताक्षर किया गया। एग्रीमेंट्स हुए हैं कि हम यहां कुछ भी अगर खोज निकालते हैं किसी व्यक्ति के बारे में थोड़ा बहुत भी, तो स्विट्जरलैंड और बाकी सरकारें हमारे साथ कोऑपरेशन करेगी और हमें उसका फाइनल डाटा देंगी। और अभी जो डोमेस्टिक ब्लैक मनी के बारे में प्रोफेसर साहब बता रहे थे, उसके विषय में भी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है इंतजार किया जाए। बेनामी बिल जो है, डोमेस्टिक ब्लैक मनी को कर्ब करने के लिए, वो भी हम संसद में लाने वाले हैं, बहुत जल्दी लाने वाले हैं। तो आप देखिए, केवल 8-9 महीनों में G20 देश में जाके प्रधानमंत्री कॉन्सेंसस बनाते हैं, पहली बार ब्लैक मनी को टेररिज्म के साथ जोड़ते हैं, और किस प्रकार इंटरनेशनल फोरम में तमाम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जाके करार पे करार कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से अगर मनसा नहीं होता तो इस जल्दबाजी के साथ काम भी नहीं होता। जी हाँ, सलमान सोह साहब, ये बात तो माननी पड़ेगी वाकई कि देश में एक विपक्ष के तौर पर बीजेपी ने इसको जितना बड़ा मुद्दा बनाया, और उसके बाद जिस तरह से पूरे फोर फ्रंट पे देखें, अगर जो 3-4 मुद्दे रहे बीजेपी के जिसकी बुनियाद पर उन्होंने चुनाव लड़ा, वो अलग बात है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी पूरी होनी बाकी है। सरकार को 1 साल पूरा होने जा रहा है, लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा कि काफी महत्वपूर्ण मुद्दा जो जन जन तक पहुंचाने का काम तो बीजेपी ने किया। लेकिन जो असली काम है, जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो यूपीए ने बनाया। देखिए, जो ये कह रहे हैं काले धन को टेररिज्म से जोड़ना, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंसिंग फॉर टेररिज्म, ये तो बहुत पुराना काम चल रहा है। ये तो हमारी गवर्नमेंट ने भी किया है। तो ये अगर समझिए, ये कहेंगे पिछले 4-5 साल में तूफान हो गया और बीजेपी ने सब खड़ा कर दिया, ये गलत है। ये तो अगर आपके बाकी पैनल्स भी है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंसिंग फॉर टेररिज्म, ओल्ड स्टफ, नॉट न्यू। ओके, दूसरी बात यह है कि जो यहां अब हमारी जो जनता है, हमारे जो लोग हैं, उन्होंने एक पार्टी को वोट दिया, कहा कि भाई हम आपको कोई जिम्मेदारी दे रहे हैं, लेकिन उस पार्टी का अब ये रोल है कि वो अपने जो उनके प्रोमिसेस हैं उनको डिलीवर करें। अब बातों से काम नहीं चलेगा, अब डिलीवरी पे होगा। इन्होंने जो प्रोमिसेस किए, मेरे ख्याल में तो एक हिसाब से इन्होंने पहले ही फेल हो गए। जब इन्होंने 6 महीने में इन्होंने कहा था हम काला धन लाएंगे, ये वो, अब तो 15 लाख नहीं, 15 रुपए नहीं आए। ठीक है ना। अब इनके अपने लोग, सुब्रमण्यम स्वामी और जेठमलानी जी, बड़े इनके लीडर हैं और बड़े वो ब्लैक मनी के एक्सपर्ट्स हैं, वो खुद कहते हैं कि भाई इस गवर्नमेंट ने जो भी किया ये कुछ नहीं करने वाले हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी तो खैर
कहती है जो आप आरफा। लाइए कानून, हम आपकी मदद करेंगे, कानून को पास करेंगे, क्योंकि अभी हम मेरे लोगों पास- के और उनके 15 लाख के बीच में एक दीवार नहीं बनना चाहते। सलमान साहब, अभी मेरे पास सवाल कई बचे हैं और समय बहुत कम हो गया है। मैं चाहती हूँ जल्दी से इन 10 2-3 seconds। सवालों का जवाब जरूर ले ली जाए। संबित पात्रा, ये बताइए कि जो ये डर है एक कि कुछ टैक्समैन के हाथों में सारी पावर दे दी जाएगी और कहीं ना कहीं कुछ ईमानदार लोगों को भी परेशान किया जाएगा, क्या ये लॉ सख्त बनाने के नाम पर, चूंकि करते हुए दिखने की एक जरूर ख्वाहिश नजर आ रही है सरकार के अंदर, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये ड्रैकोनियन होने का एक पोटेंशियल इसके अंदर है, एक इसकी आशंका जरूर जाहिर की जा रही है? देखिए, स्वाभाविक रूप से जब भी कोई नया कानून बनता है उसके ऊपर विवेचना होती है और कई लोगों को एक डर भी रहता है कि कहीं ये एक बड़ा रूप ना ले ले, मगर इस पे बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, अपीलिंग अथॉरिटीज हैं, सुप्रीम कोर्ट तक व्यक्ति जा सकता है। इसलिए जैसे किसी भी कानून में अगर थोड़ा बहुत भी ऊंच नीच होता है तो व्यक्ति अपील कर सकता है, इस कानून में भी अगर थोड़ा बहुत भी ऊंच नीच होगा तो व्यक्ति अपील कर सकता है। नंबर 2, मेरे मित्र सलमान सोज जी ने 2 बार सुब्रमण्यम स्वामी और राम जेठमलानी जी का नाम दिया, तो मैं याद दिला दूं कि राम जेठमलानी जी ने 2 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था कि द फ्रेंड, फादर एंड फिलोसोफर ऑफ ब्लैक मनी इज पी चिदम्बरम। तो आप अगर उनके पार्शियल स्टेटमेंट से सहमति रखेंगे और पूरे पिक्चर से सहमति नहीं रखेंगे तो ये उचित नहीं होगा। वो पूरे आर्टिकल को पढ़िए जिसमें उन्होंने सोनिया जी से लेके पूरे गांधी फैमिली पे, ब्लैक मनी पे कैसे अटैक किया है। इसलिए इन टोटो उस पिक्चर को देखिए और बेहतर होगा कि इसको देखने के बाद आप उनको शायद कोट नहीं करेंगे। जी, चक्षुराज जी, ये बताइए, इसके अलावा जो सवाल उठता है डिमांड फॉर पब्लिक मनी, इसको किस तरह से देखा जाएगा कि अगर डिमांड को कर्ब किया जाए तो शायद पब्लिक जो ब्लैक मनी है उसको भी खत्म किया जा सके, कैसे समझाएंगे जल्दी से? जी, काफी सारी चीजें हैं जिसमें हम लोगों को ये कोशिश देखनी है कि काले धन का इस्तेमाल ना किया जा सके। खासकर इलेक्शन में लेकर बार बार बात कही जाती है कि एक बड़ा सोर्स जो है वो इलेक्शन में भी है काले धन का इस्तेमाल, जिससे डिमांड पैदा होती है। इलेक्शन में काफी काले धन का सोर्स है, रियल एस्टेट में काफी काला धन इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए जब ये वाले सरकार इस तरह के स्टेप्स ले कि भाई जो कि रियल वैल्यू प्रॉपर्टी की और जो रजिस्टर्ड वैल्यू प्रॉपर्टी की अगर समान तरह से हो तो लोगों को कैश देके प्रॉपर्टी खरीदनी नहीं पड़ेगी, तो उससे काफी सारा रुक सकता है। थोड़ी देर पहले बेनामी बिल की बात हो रही थी, तो ये भी थोड़ा जानना जरूरी रहेगा कि 1988 में बेनामी प्रॉपर्टीज बिल पार्लियामेंट ने बनाया था और वो 1988 से लेके 15वीं लोकसभा तक उस पर काम नहीं हो पाया क्योंकि उसके रूल्स नहीं फ्रेम हुए थे और वो 15वीं लोकसभा में फिर वो बिल लैप्स हो गया था। ठीक है, तो वो एक और नजरिया है देखने का। जहां तक ये बात रही कि थोड़ी देर पहले हम लोग ये बात कर रहे थे कि ये कानून ड्रैकोनियन हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसमें मेरा ये मानना है कि ये कानून थोड़ा सा पेचीदा है और जब भी कोई पेचीदा कानून जब पार्लियामेंट पास कर रही होती है तो उसके लिए हमारे पास एक प्रक्रिया है स्टैंडिंग कमिटीज की। तो अगर ऐसे पेचीदे कानून अगर स्टैंडिंग कमिटीज के पास जाएं तो उसमें थोड़ी सी और डिस्कशन। वैसे भी बार बार पार्लियामेंट में सवाल ये उठ रहा है कि जितने कानून बने उनमें से बहुत कम अब स्टैंडिंग कमेटी के पास जा रहे हैं, तो विपक्ष भी ये सवाल उठा रहा है कि इसको जो है स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए। इसके अलावा ये बताइए फिलहाल प्रोफेसर अरुण कुमार, आखिरी सवाल आपसे कि सीपीएम के संपत ये कह रहे हैं कि इसको ब्लैक मनी नहीं बल्कि बैड मनी कहा जाए, ब्लैक से क्यों जोड़ा जा रहा है, ये तो खैर महत्वपूर्ण बात है ही, लेकिन ये बताइए कि जीएसटी जो है उसको लेकर भी सवाल है कि जीएसटी में जिस तरह से टैक्स की दुनिया में एक रिवोल्यूशन लाने की उम्मीद है कि सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, ब्लैक मनी से इसका कैसे लेना देना? देखिए, दुनिया भर में जहां वैट लागू हुआ है तो उससे ब्लैक मनी के जनरेशन पे कमी नहीं होती, क्योंकि क्योंकि वैट बड़ा कॉम्प्लेक्स टैक्स है, आपको इनपुट और आउटपुट दोनों दिखाना पड़ता है, जबकि एड वैलोरम टैक्स सिंपल है, वहां पे सिर्फ जो आपको रेवेन्यू दिखाना पड़ता है। पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे देश में कम से कम 40 कमेटी और कमीशन इस सारे क्वेश्चन पे, ब्लैक इकोनॉमी के क्वेश्चन पे पिछले जो 60 साल में आए हैं, उन्होंने हजारों सुझाव दिए हैं और सैकड़ों सुझाव इंप्लीमेंट हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ कानूनों की कमी है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ कानून नहीं बने हैं, तो जब तक कि इंप्लीमेंटेशन ना हो, तो इसलिए मेरा मानना है कि जो लॉ एज एन पेपर और लॉ जैसे इंप्लीमेंट होता है उसमें बहुत ज्यादा गैप है, करनी और कथनी में गैप है। अगर ये नहीं कम होगा, ये नहीं कम होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक और कानून बन जाएगा, उसके बाद एक और कानून बन जाएगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो देश में जो ब्लैक इनकम जनरेशन है उसको चेक करना बहुत जरूरी है, उसके लिए इच्छा शक्ति जरूरी है, क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टीज देखें तो तमिलनाडु में जैसे हमने देखा कि डीएमके आता है तो अन्ना डीएमके को अरेस्ट कर लेता है, अन्ना डीएमके आता है तो डीएमके को कर लेता है, पंजाब में जब अकाली दल आता है तो कांग्रेस को अरेस्ट कर लेता है, कांग्रेस आता है तो अकाली दल को, सेंटर में एनडीए और यूपीए के बीच में, तो पॉलिटिकल इच्छा शक्ति है, क्योंकि सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण कुमार जी आपका, चक्षु राय जी, और साथ ही मैं जानती हूँ सलमान सोज साहब कुछ कहना चाहते हैं लेकिन बिल्कुल समय समाप्त हो गया है, माफ कीजिएगा।
और साथ ही संबित पात्रा जी भी हमारे साथ मौजूद है। तो साफ तौर पर अगर देखा जाए तो जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति का जिक्र हो रहा है, फिलहाल कहीं ना कहीं सरकार के कदम उठाने से नजर तो आ रही है, लेकिन वो जो गैप है कानून का और कानून के इम्प्लीमेंटेशन का, शायद उसको अगर पाट लिया जाए तो वहीं पर सुशासन की पहचान होगी। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।